पहले बताइए आपने ग्रेजुएशन किस विषय से किया? सर मैंने ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किया है। अच्छा, थोड़ा सा जो आप अपने को ऊपर कीजिए, कैमरा को थोड़ा नीचे कीजिए, पूरा आप ओके। आएंगे। आप फ्रेम से बाहर चले गए थोड़ा सा। हाँ, या गुड, ठीक है। जी अब मुझे बताइए, ये आपने इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में किया है, बड़ा अच्छा क्षेत्र है। जी सर। भारत की जो प्रगति में अपना योगदान भी दे रहा है ये क्षेत्र, और ये सेवा के क्षेत्र जी में बहुत अग्रणी भूमिका भी निभा रहा है। फिर भी जी आप उस क्षेत्र को छोड़ के प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं? जी सर, प्रशासन में आना मेरा मतलब प्रारंभिक लक्ष्य था। बचपन से ही इस क्षेत्र के प्रति काफ़ी रुझान रहा है, और मैं जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं तो थोड़ा वहां पे प्रशासनिक सेवा का काफ़ी क्रेज भी है। और मैं समझता हूं कि इस सेवा में आकर मैं अपने पोटेंशियल का समुचित रूप से उपयोग कर पाऊंगा, क्योंकि यह फील्ड काफ़ी चैलेंजिंग और विविधताओं से परिपूर्ण है, जहां हर व्यक्ति को वहां पे मेरे टेक्नोलॉजिकल नॉलेज का भी भरपूर उपयोग होने की संभावना है। तो इसलिए मैंने प्रशासनिक सेवा में आने को अपना कैरियर बनाया। अच्छा, ये बताइए आपने पास आउट कब किया था? पार्डन सर, सुन नहीं पाया। आप पास आउट कब किए थे? ग्रेजुएशन कब से पास आउट? सर जी सर, 2016 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। तो 4 वर्षों तक आपने क्या किया? सर इन दरमियान मैंने सर एनडीए, सीडीएस और एफकैट जैसी परीक्षाएं दी थी सर। तो उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। एफकैट मतलब जैसे कि एसएसबी से मैं स्क्रीन आउट हो गया, और इधर असिस्टेंट कमांडेंट 2019 का है, तो उसमें मेरा इंटरव्यू पेंडिंग है। और ये इस वाले 2018 का ये है बीपीएससी वाला, तो इसमें मैं आपके समक्ष इंटरव्यू के लिए हूँ। और भी 1-2 परीक्षाएं मतलब कई हैं। उत्तर प्रदेश में भी मेरा लोअर पीसीएस में फाइनल स्टेज है, और मेंस में मतलब रिजल्ट नहीं हो पाया था। अच्छा, ये आपके जो स्किल्स हैं उसमें बहुत उपयोग होता है फाइबर ऑप्टिकल्स। ये फाइबर ऑप्टिकल्स क्या है? सर फाइबर ऑप्टिकल्स के कारण जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में काफ़ी क्रांति आ गई सर, जिससे हम मतलब सुदूर क्षेत्रों में भी इंफॉर्मेशन को समय फास्टर रूप से मतलब प्रसारित कर सकते हैं। ये इसका जो टेक्निक्स है, इसमें जो टेक्नोलॉजी क्या काम करती है? सर इसमें रिफ्लेक्ट जो लाइट का सर जो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो उसी प्रिंसिपल पर ये फाइबर ऑप्टिक्स काम करता है। ये ऑप्टिकल फाइबर के अंतर्गत जो साउंड वेव है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हुए और वो मतलब नष्ट नहीं होता है, वो दूर तक ट्रांसमिट हो जाता है। आपने वेव की बात की, तो इसमें 3 तरह के वेव्स की बात की। ग्राउंड वेव है, स्काई वेव है, ठीक है, और स्पेस वेव है। इन तीनों वेव्स में क्या अंतर है? पार्डन सर, क्लियर कट अंतर नहीं मालूम। अच्छा, कोई बात नहीं। इंडिया नेट का नाम सुना ना? भारत नेट का नाम सुना? जी नाम तो सुने, लेकिन बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है सर। अच्छा, कोई बात नहीं। ये ब्रॉडबैंड सिस्टम क्या होता है, ये बता सकते हैं? ब्रॉडबैंड ब्रॉडबैंड सर स्पेक्ट्रम जो एलोकेशन की पॉलिसी है कि मतलब कौन सी कंपनी कितना स्पेक्ट्रम यूज करेगी, और उसको एलोकेट किया जाता है कि इतना स्पेक्ट्रम वो करे और उसमें अपना गतिविधि को जारी रखे। और डिफरेंट कंपनी को, टेलीकॉम कंपनी को ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम एलोकेट किया जाता है, जिसमें वो अपने गतिविधियों को जारी रखती हैं। इतना ही जानता हूँ। बेस बैंड सिस्टम क्या है? क्या सर? बेस बैंड सिस्टम? सॉरी सर, नहीं मालूम। अच्छा, ये कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है, सिस्टम है, इसमें नॉइज का मतलब क्या होता है? पार्डन सर? नॉइज का मतलब क्या होता है? जी सर, नॉइज सर जैसे कि अनवांटेड मैसेज है, जो हम मैसेज कोई ट्रांसमिट करना चाहते हैं वो समुचित रूप से ट्रांसमिट नहीं हो पाती है, उसमें कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाते हैं, जिसे नॉइज कहा जाता है। जो अनवांटेड है उसको फिल्टर लगा के फिल्टर कर दिया जाता है, ताकि हमारा जो एक्चुअल मैसेज है वो ट्रांसमिट हो सके। ये www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब सर, वर्ल्ड वाइड वेब। कौन इन्वेंट किया था इसको?
सर प्लीज एक सेकंड 10 सेकंड टाइम दीजिए। हाँ कोई बात नहीं, कोई सर कुछ टिगवेली करके कुछ नाम था, टिर्गसली, नाम क्लियर याद नहीं आ रहा। चलिए ठीक ठीक ठीक। अच्छा ये बताइए, आपने जी। सोशियोलॉजी क्यों आपने ऑप्ट किया? सोशियोलॉजी लेने के पीछे क्या रीजन था? जी सर, मेरे बड़े भैया सर सोशियोलॉजी से ग्रेजुएशन किए हैं यूग्नूक के थ्रू, तो जब वो छुट्टियों में आते थे तो उनकी मैं बुक देखा था। तो वो बुक जब मैं भी घर पे जाता था छुट्टियों में, वो भी आते थे, तो उस बुक को मैं पढ़ा उसी समय जब 9th 10th में हुआ करता था, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और फिर मैं जब सिविल सर्विस में आने का मन बनाया तो फिर इसके विषय वस्तु को देखा तो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मुझे लगा कि समाज के प्रॉपर अध्ययन करने के बाद हम सोशियोलॉजी के थ्रू हम सोसाइटी को अच्छे से समझ सकेंगे, जो हमारे प्रशासनिक दायित्वों को निभाने में काफ़ी सहायक होगा, इसलिए मैंने सोशियोलॉजी को चुना। सभ्यता और संस्कृति को जरा डिफाइन करिए। सर सभ्यता जो है, संस्कृति सभ्यता, जो सभ्यता है वो काफ़ी ट्रेडिशनल है, मतलब इसका जो बैकग्राउंड है सब काफ़ी अच्छे से तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ मैं बता दूंगा। सभ्यता जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये कल्चर को हम कह सकते हैं कि संस्कृति सभ्यता का सबसेट है। और सभ्यता, सॉरी सर नहीं रिकॉल नहीं कर पा। संस्कृताइजेशन किसको कहते हैं? संस्कृतिकरण किसको कहते हैं? जी सर, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार सर संस्कृताइजेशन है कि जिसमें कोई लोअर कास्ट है, सो कॉल्ड लोअर कास्ट है, जो किसी अपर कास्ट या डोमिनेंट कास्ट या लाइफ स्टाइल को कॉपी करता है, उसकी तरफ बनना चाहता है, तो इसी प्रोसेस को संस्कृताइजेशन कहा गया है। संस्कृतिकरण को आप अच्छा समझते हैं या नहीं? सर कुछ संस्कृतिकरण तो अच्छा, मतलब इसमें कुछ ट्रेडिशनल रूढ़िवादियों को बढ़ाता तो है, लेकिन स्ट्रक्चरल चेंज देता है। तो हम कह सकते हैं कि संस्कृतिकरण में हम डोमिनेंट कास्ट के अच्छे जो कैरेक्टर्स हैं उसको कॉपी करते हैं, तो ये कुछ हद तक, काफ़ी हद तक सही है। तो ये कहीं कहीं जो हमारा जो शेड्यूल ट्राइब्स वाला जो क्षेत्र है, ये कहीं अपनी संस्कृति को खो तो नहीं रहा है? सर संस्कृति को खो नहीं रहे हैं, जैसे कि इसमें हम देखते हैं कि जैसे कि 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि नॉनवेज खाना छोड़ते हैं, जैसे हायर कास्ट में हम देखते हैं जो मतलब सो कॉल्ड डोमिनेंट कास्ट है, सो कॉल्ड कास्ट है, तो उसके जो अच्छे मैं समझता हूँ कि जैसे टॉडी टेपर्स हैं, जिस पे उन्होंने अध्ययन किया, तो मैं समझता हूँ कि टॉडी का जो नशा अच्छा नहीं है। तो अगर इस तरह के अगर संस्कृति का भी हिस्सा है, अगर इसको जाने अनजाने में किसी तरह संस्कृताइजेशन के थ्रू भी अगर छोड़ते हैं तो ये उनके विकास के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखें, आपने बताया नशापान का बताया, तो इन दिनों तो मैं देख रहा हूँ कि जो बहुत उच्च संस्कृति वाले अपने को कहने वाले लोग हैं, वही लोग नशापान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो आप देख रहे हैं कि जो टेररिज्म बढ़ रहा है, ये ड्रग्स टेररिज्म, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसका परिणाम अभी आप करंट में भी देख रहे होंगे, सुशांत सिंह वाले केस में भी देख रहे होंगे। तो ये आप समाज में ये कहीं जो बढ़ती हुई जो हमारी नशापान की ओर पद्धति है, ये कहीं यूथ को हम लोग को भटकाने के लिए ये विदेशी चाल है, या ये हम लोग इसके गिरफ्त में स्वयं आ रहे हैं? सर मैं समझता हूँ कि सर जब तक हम चाहे नहीं, अगर हमें आत्म संयम हो, तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो हमें डगमगा सके। तो इसमें अगर विदेशी साजिश भी है तो कहीं ना कहीं हमारे अपने ऊपर कंट्रोल की कमी है, जिसके कारण हम उसके चुंगल में फंसते जा रहे हैं। विदेशी की साजिश जैसे सर दाऊद इब्राहिम से लिंक जोड़ा जा रहा है, उसमें कुछ हद तक तो सत्यता है, लेकिन हम समझते हैं कि सर अगर लोग, भारत के लोग ज़्यादा सजग रहे, हम अपने संस्कृति को मूल्यवान बताएं, अपने यूथ को अच्छे से डायरेक्शन दे, गाइडेंस दें, तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इसको समय रहते टैकल किया जा सकता है और आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए सरकार ने कोई नियम बना रखे, कानून बना रखे हैं? सर जैसे डीपीएसपी में भी है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, तो ये सब बहुत सारे ड्रग्स डीलिंग के खिलाफ भी है, स्मगलिंग के खिलाफ भी है, बहुत सारे नियम। कौन सा कानून है, बता सकते हैं? सर एग्जैक्ट नहीं मालूम, सॉरी। कोफेपोसा का नाम सुने हैं? पार्डन सर? कोफेपोसा कानून सुने हैं? नो सर। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, अभी ड्रग्स के कंट्रोल के लिए संस्था कौन काम कर रही है, जांच भी कर रही है? सर एक
एक सेकंड, सॉरी सर, नहीं मालूम। अच्छा, आजकल समाज में मॉब लिंचिंग बहुत बढ़ता जा रहा है, जी सर। और आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, जरा ये बताएं पहले। सर BSA BPS बिहार फाइनेंशियल सर्विस। अच्छा, चलिए, अब आप बताइए हमको जी सर। कि मॉब लिंचिंग की घटना पर अगर आप प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं या पुलिस में भी जाते हैं तो इसको कैसे रोकेंगे? सर मॉब लिंचिंग की घटना को रोकने के लिए सबसे पहले मैं पूरे मतलब इसके मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए सबसे पहले जरूरी कदम उठाएंगे, लोगों को ये सूचना देंगे कि प्रशासन मतलब शासन किसी भी हद तक कानून की धज्जियां उड़ता नहीं देख सकता है, मतलब कानून से किसी भी कीमत पे खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है। और जो कोई भी लोग कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी, कठोर कार्यवाही की जाएगी। तो और इसके थ्रू जैसे कि जब हमको सूचना मिलेगा तो कुछ लोगों को, जो लोग मतलब उसमें उसको भड़काने वाले होंगे, उनको अरेस्ट करेंगे, उनके खिलाफ उचित कार्यवाही करेंगे। आप समाजशास्त्र के छात्र हैं, मुझे ये बता सकते हैं ये घटनाएं बढ़ क्यों रही, क्या कारण? सर बढ़ने के लिए एक दो कारण मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ सर, लोगों में एक दो चीज है कि एक तो बेरोजगारी भी इसका कारण मान सकते हैं कि लोगों के पास टाइम है, कोई उस तरह का वो नहीं है, तो कुछ सोचने को मिल नहीं रहा है, तो ये है। दूसरा, यूथ मिसगाइडेड हो रहा है, कुछ जो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं तो उनको जैसे काऊ स्लॉटर काऊ गैंग है, तो इन सबको धर्म के नैरो रिलीजन के नाम पे इनको गुमराह किया जा रहा है। अच्छा, ये आजकल देख रहे हैं कि बलात्कार के भी केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसमें आप समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से क्या देखते हैं, क्यों ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं? सर समाजशास्त्र के में तो जैसे कि बलात्कार की जो घटनाएं हैं ये समाज के लिए काफी भयावह स्थिति है, और इसके लिए जैसे कि कुछ लोग दो तीन कारणों का उल्लेख करते हैं कि जैसे हम आजकल इंटरनेट पे जो सस्ती चीजें जैसे कि वल्गर चीजें अवेलेबल हैं, जिसको कम उम्र में लड़के देखते हैं, जिनसे उनकी सोचने की क्षमता उस गलत डायरेक्शन में जाता है, पोर्नोग्राफी इत्यादि के मटेरियल हैं। कुछ मूवीज हैं उसमें एडल्ट मूवी है, उसको कम उम्र पे एक्सेस है, तो हम समझते हैं कि पेरेंट्स और टीचर यहाँ पे काफी भूमिका निभा सकते हैं। बच्चे को अच्छे से गाइड करें, उनको फोन देते हैं तो उसको चेक करें, कंट्रोल करें, उनके हैंडसेट में वही सब साइट रखें जिस पे ये सब एडल्ट पोर्नोग्राफी मटेरियल नहीं आते हो, क्योंकि ये बच्चे कोमल जब उनका पूरा तरह से वो जब डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है तो उस समय ये सब चीजें ऐसी होती हैं जो उनके दिमाग पे गलत इफेक्ट डालती है, और जाने अनजाने में वो इस क्षेत्र में इस फील्ड में लिप्त हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनके इस यौन संप्रेषण का उजागर बलात्कार के रूप में हो जाता है। जो बिहार में पिछड़ेपन के, बिहार की गरीबी के पीछे आप क्या कारण देखते हैं? पार्डन सर, सुन नहीं पाया। बिहार की गरीबी के पीछे आप क्या कारण देखते हैं? सर बिहार के गरीबी के दो तीन मुख्य कारणों का मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि सर यहाँ पे सबसे पहले शिक्षा की कमी है, इंडस्ट्री का अभाव है, और अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का अभाव है। तो बिहार में इनकम तो होता है लेकिन वो फिर दूसरे जगह चला जाता है। जो हमारे पास रेमिटेंसेज आते हैं फिर किसी न किसी तरह से चले जाते हैं। जैसे कि एजुकेशन के लिए भी हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह नहीं है। तो जैसे हमारे घर के लोग बाहर से कमा के तो लाते हैं लेकिन फिर हमारे एजुकेशन पे वो आउटसोर्स भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं कि इसके गरीबी को कम करने के लिए हम लोग अपने यहाँ जो भी इंडस्ट्रीज मतलब डेवलप हो जाते हैं, जैसे होटल एंड टूरिज्म, सैलून, ब्यूटी पार्लर, इन सब को डेवलप करें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्थापना करें, क्योंकि उसके आसपास भी लोग छोटे छोटे दुकान लगा सकते हैं, होटल में खोल सकते हैं। ये तमाम तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमारे यहाँ के बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, तो जो एक्स्ट्रा खर्च होता है एकोमोडेशन वगैरह का ये सब बचेगा, तो हमारे गरीबी पे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो पाएगा। बिहार में अभी इलेक्शन हो रहा है और जी सर। इलेक्शन में आप देखते हैं कि जातिवाद
प्रमुखता के साथ हावी हो जाता है। धर्म और जाति बिहार की राजनीति में प्रमुखता के साथ देखी जाती है। इसको जी आप किस रूप में देखते हैं? सर, हमारा जो समाज है ट्रांजिशन के फेज में है। हम लोग रेशनल तो हो चुके हैं, रेशनल कॉन्स्टिट्यूशनली रेशनल है, लेकिन अभी भी हमारे समाज में ट्रेडिशनल जो परंपरावादी कुछ तत्व हैं तो अभी विद्यमान है। तो ये जो ट्रांजिशन का पीरियड होता है तो इसमें हम देखते हैं कि अचानक से कोई चीज़ ट्रांजिशन हो, एकदम हम रेशनल नहीं हो पाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे समाज के जो ट्रांजिशन के जो साइड इफेक्ट है वो है, जैसे कास्टिज्म हुआ, नेपोटिज्म हुआ। तो इसके लिए हम अच्छी शिक्षा को बढ़ावा देके लोगों को रेशनल बना के इन सब चीज़ों का बैड इफेक्ट दिखा के कि ये सब, और दूसरी मेंटलिटी है कि थोड़ी सी लोअर कास्ट मेंटलिटी है, लोअर क्लास मेंटलिटी है, जिसमें लोग इंस्टेंटेनियस फायदा देखते हैं कि अभी हमको ये कास्ट के आधार पे ये बेनिफिट मिलेगा। तो लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं कि ये जो इंस्टेंटेनियस बेनिफिट है इससे हमारा बहुत कुछ होने वाला नहीं है। और हम दूरदृष्टि को अगर एजुकेशन को बढ़ाएं जो लॉन्ग टर्म में हमको काफ़ी अच्छा रिटर्न दें, तो इन सब तमाम चीज़ों से हम इसको रोक भी सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये किसी भी समाज में जिसका ट्रांजिशन होता है तो ये थोड़ी सी बुराइयाँ देखने को मिलती हैं। अच्छा, ये नक्सलवाद जो है इस सब में देखिए, सांप्रदायिकतावाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, भाषावाद, ये वाद होता क्या है? ये वाद सर एक तरह की आइडियोलॉजी है सर, जिसमें हम, और ये नैरो आइडियोलॉजी है जिस, अगर ये सर अगर मान लीजिए कि जब दो वाद आपस में टकराने लगे, जैसे हम अपने भाषा का विकास पे ध्यान दें, अच्छी बात है। हम ये सोचे कि हमारी जैसे हिंदी मातृभाषा है तो हम इसके डेवलपमेंट पे ध्यान दें, इसके प्रोग्रेस के लिए विशेष प्रावधान करें तो सही बात है। फिर इंग्लिश से हम अगर ये समझने लगे कि इंग्लिश, जैसे उदाहरण के तौर पे इंग्लिश से हमारे लैंग्वेज का इंटरेस्ट टकराता है, तो उस समय कुछ निगेटिव चीज़ों का जन्म होता है जो भाषावाद के साइड इफेक्ट के रूप में देखे जाते हैं, और जिसका हमने देखा है कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग की गई, कहीं ना कहीं ये भाषावाद का ही साइड इफेक्ट रहा। तो आप भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन हुआ इसको आप सही नहीं मानते हैं? सर देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटियां इस पे गठित हुई उन्होंने भी मतलब भाषा को एकमात्र कारण नहीं माना। भाषा के आधार पे होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज एडमिनिस्ट्रेटिव जो सहूलियत है उसको ध्यान में, ज्योग्राफिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियत, और उसके बाद थर्ड नंबर पे हम भाषा को रख सकते हैं, तो ये ज़्यादा सही रहेगा। और वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया गया, भाषा को ही एकमात्र आधार नहीं माना गया है। तो मैं जिस तरह से वो कल का जो दिन था वो भी भाषा के लिए ही दिन था। क्या था कल का दिन? सर 14 सितंबर हिंदी दिवस थी सर। तो हिंदी को आप राष्ट्रभाषा मानते हो कि राजभाषा मानते हो कि दोनों मानते हो, क्या? सर जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है हिंदी को, तो राजभाषा का स्टेटस दिया गया है और वो काफ़ी सही है, मैं उसको राजभाषा ही मानता हूँ। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को अभी दर्जा प्राप्त है कि नहीं? सर राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त नहीं है। ये राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर क्या होता है? सर राष्ट्रभाषा पूरे राष्ट्र की एक भाषा होती है जहाँ पे सारे कार्य, मतलब अगर राष्ट्रभाषा दे दिया गया तो सारे कार्यक्रम जो प्रशासनिक एक्टिविटीज है मैंडेटरीली हिंदी में कंडक्ट कराने पड़ेंगे। संसद की कार्यवाही, सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही, हाई कोर्ट्स वगैरह में। लेकिन जो राजभाषा है तो इसमें मैंडेटरी नहीं है, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी हम ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन्ड है कि इंग्लिश विल बी द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट इन एडिशन टू हिंदी एक्सेट्रा। तो मतलब मैं समझता हूँ कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में। बिहार की राजभाषा कितनी है? सर बिहार की राजभाषा हिंदी है। सिर्फ हिंदी है? सर सेकंड नंबर पे उर्दू है और 2-3 लैंग्वेज जैसे मैथिली, भोजपुरी इत्यादि बोले जाते हैं। बोली नहीं पूछा मैंने, भाषा के स्तर पर पूछा राजभाषा कितनी है? बिहार की सर 2 राजभाषाएं हैं, एक फर्स्ट राजभाषा हिंदी है और दूसरी उर्दू। मुझे ये बताइए आपकी हॉबी क्या है? सर क्रिकेट खेलना मेरी हॉबी है। क्रिकेट खेलना आपकी हॉबी है? जी। अच्छा एक बताइए, आप क्रिकेट आपकी खेलना हॉबी है,
क्रिकेट में आपको कोई सामाजिक विभेद दिखाई पड़ता है? कोई सोशियोलॉजी एस्पेक्ट से कभी क्रिकेट के बारे में सोचा है आपने? सर सोशियोलॉजी एस्पेक्ट से क्रिकेट के बारे में एक बार हमको एक घटना साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम में दिखाई देती है कि वहाँ पे सर क्रिकेट टीम में भी रिजर्वेशन है कि एक श्वेत प्लेयर जरूर खेलना चाहिए। तो वहाँ पे एक है कि अगर श्वेत प्लेयर भी अगर थोड़ा टैलेंटेड है लेकिन एक श्वेत को टीम में शामिल करने के लिए उस श्वेत का को मतलब बाइकआउट किया जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझता हूँ इस विभेदीकरण दिखता है। अच्छा, और आपको अपने किसी भी भारत में आपको नहीं दिखाई पड़ता? कहाँ पे सर? भारत में नहीं दिखाई पड़ता? सर भारत में क्रिकेट में तो सर कोई विभेदीकरण दिखाई नहीं देता। हम समाजवाद की दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं, एक समाजवादी दृष्टिकोण से क्रिकेट को देखना चाहते हैं, तो आपको दिखाई पड़ता है कुछ? सर एक दो चीजें तो हम देख सकते हैं कि जैसे कि इसमें सर सुविधा संपन्न घरों से ही बच्चे ज्यादा मतलब जो परसेंटेज अगर हम देखें तो हाई क्लास फैमिली से ही लोग आते हैं, क्योंकि गेम हमारे यहाँ सर सही नहीं माना जाता है। मिडिल क्लास फैमिली और लोअर क्लास फैमिली में पढ़ाई, मिडिल क्लास में पढ़ाई को सबसे ज्यादा तरजीह दिया जाता है। लोअर क्लास के लोगों को कम समय में ही जीविकोपार्जन पे ध्यान देना पड़ता है, लेकिन जो हमारे अपर क्लास के लोग हैं जो इन सब से बचे रहते हैं तो खेल कूद पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको अपर हैंड तो प्राप्त है किसी भी गेम में और क्रिकेट में विशेष रूप से। अच्छा ये बताइए, आप तो खेलते हैं क्रिकेट, ये नकल बॉल क्या होती है? सर नकल बॉल एक स्पेशल टाइप से बॉल को पकड़ के फेंकने की वो होती है, जैसे कि इसमें ये जो फिंगर है इसको यहाँ पे बैंड करके बॉल को होल्ड करते हैं, उसके बाद बॉल को डिलीवर करते हैं। भारत में नकल बॉल कौन ज्यादा बढ़िया फेंकते हैं? जी सर, भुवनेश्वर कुमार। अच्छा, ये जो दूसरा, कभी कभी कमेंट्री सुनता हूँ तो कमेंटेटर बोलते हैं ये बड़ी अच्छे दूसरा गेंद थी, ये दूसरा गेंद जी क्या? सर दूसरा गेंद जो ऑफ स्पिनर है तो उनकी जो बॉल है ऑफ स्पिन ना हो के लेग स्पिन हो जाती है उसी स्टाइल से, तो उसी को दूसरा कहते हैं। इसमें बैट्समैन चकमा खा जाते हैं, वो सोचते हैं कि बॉल इनसाइड की ओर आएगी लेकिन वो बाहर की ओर जाती है और ज्यादातर बाहरी किनारा लेके स्लिप में कैच या विकेट कीपर के हाथ में कैच या कभी कभी ऑफ स्टंप साइड में भी लग जाती है, तो ये काफी खतरनाक होता है। तो यही दूसरा। तो गूगली किसको बोलते हैं? गूगली सर ये लेग स्पिनर के लिए किया जाता है, और ये जो लेग स्पिनर की जो बॉल है लेग स्पिन ना होके ऑफ स्पिन होती है उसे गूगली कहा जाता है। डकवर्थ लुईस एक पद्धति है क्रिकेट। जी सर। क्या है ये पद्धति? जी सर, डकवर्थ लुईस को मेथड को इसलिए अपनाया गया कि कभी कभी हम देखते हैं कि किसी कारण बस मौसमी घटना जैसे बारिश वगैरह के कारण मैच डिस्टर्ब हो जाता है तो परिणाम नहीं आ पाते हैं, तो उस स्थिति में हम मैच का परिणाम निकालने के लिए तो इस मेथड का उपयोग करते हैं, डकवर्थ लुईस। अगर आप देखिए चेन्नई के पिच पर खेलिए और लॉर्ड्स के पिच पर खेलिए जी, तो लॉर्ड्स का जो हम पिच देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे स्पिनर को उतनी सहायता नहीं मिलती भी है तो चौथे पांचवें दिन मिलती है ज़्यादा, वहाँ फास्ट गेंद को मिलती है। जबकि चेपक में आइए तो आपको सेकेंड दिन ही पिच पे आपको टर्न बहुत मिलता दिखाई पड़ता जी। तो आप मुझे बताइए सर क्या कारण है? सर पिच की बनावट में और जो बॉल यूज होते हैं उन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, और तीसरी चीज़ क्लाइमेट है, वहाँ जो हवाएं चलती हैं ये भी काफ़ी इफेक्ट डालती हैं। मुझे पिच जो आपने कहा कि पिच के फॉर्मेशंस में, तो ये पिच के फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका क्या अदा करता है? सर जो एक तो ग्रास है, ग्रास की अवेलेबिलिटी, कितनी ग्रास है ग्राउंड पे, दूसरी चीज सर उसमें किस तरह की सॉइल का यूज किया गया है। हाँ, तो मुझे बताइए स्पिनर के लिए कौन सा सॉइल होगा बढ़िया? सर इतना डिटेल सॉरी सर मालूम नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सॉइल का कंपोजिशन भी जरूर रोल प्ले करता होगा, जब हवा प्ले कर सकता है रोल। तो ये सुपर ओवर क्या होता है? सुपर ओवर भी सर मैच का डिसीजन देने के लिए ही, अगर बराबर जैसे मान लीजिए सीमित ओवरों का जो मैच है
तो दोनों ही टीम एक समान रन बनाए, लक्ष्य मतलब मैच जो टाई हो जाए उस केस में रिजल्ट देने के लिए सुपर ओवर का कॉन्सेप्ट लाया गया। अब मुझे बताइए, फिर मैं समाजशास्त्र पे ही आता हूँ, जाति और वर्ण में क्या अंतर है? सर जाति जो है कॉन्टेक्चुअल कॉन्सेप्ट है और जो वर्ण है टेक्सचुअल कॉन्सेप्ट है। और हर वर्ण के अंतर्गत जो सब कास्टेज जो अलग अलग मतलब वर्गीकरण है वही जाति का रूप ले लिए। वर्ण पहले आया कि जाति पहले आया? सर पहले वर्ण आया, उसके बाद जाति है। वर्णाश्रम व्यवस्था की चर्चा कहाँ की गई है सर्वप्रथम? सर ऋग्वेद के जो पुरुष 10वां सूक्त जो पुरुष, सॉरी नाम से क्लियर नहीं याद आ रहा है, पुरुष सूक्त में इसका सबसे पहले वर्णन मिलता है। जाति में कौन कन्वर्ट होता है? सर धीरे धीरे जैसे कि हम उस समय देखते हैं कि वहाँ पे जो वर्ण विभाग था तो उसमें हम देखते थे किसी ब्राह्मण का लड़का क्षत्रिय भी, वहाँ पे कार्य के आधार पे वर्गीकरण था। और धीरे धीरे ये जो वर्गीकरण है कठोर होता गया और हम एक से दूसरे में ट्रांजिशन करना जब बंद होते गया, और ये हम देखते हैं गुप्ता पीरियड के आसपास ये काफी कठोर हो गया। और उस समय मतलब अगर आप जन्म के हिसाब से आपकी जाति डिसाइड होने लगी, और ये जो एक दूसरे में इंटर मतलब इस ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाना काफी कठिन हो गया, मतलब इम्पॉसिबल के नियर अबाउट इम्पॉसिबल हो गया, तब से जाति प्रचलन में आ गई। अच्छा, ये दबाव समूह प्रेशर ग्रुप क्या होता है? सर इंग्लिश में सर इसको पीयर ग्रुप कहते हैं ना। प्रेशर ग्रुप सॉरी सर, प्रेशर ग्रुप सर ये गवर्नमेंट के पार्ट तो नहीं होते हैं, आउटसाइड गवर्नमेंट होते हैं, और ये एक लॉबी होती है जो गवर्नमेंट पे अपनी जो इंटरेस्ट के जो चीज़ें होती हैं उनको लागू कराने के लिए, पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए गवर्नमेंट पे प्रेशर डालती हैं। ये प्रेशर ग्रुप होती है, जैसे भारत में एसोचैम हुआ, ये सब प्रेशर ग्रुप के एग्जाम्पल है। अच्छा, अभी एक देखेंगे कि जो घटनाएं बहुत इतनी इधर इन दिनों बहुत घट भी रही है, और पंचायतों में खाप पंचायत ये बड़ा सक्रिय हो रहा है समाज में। ये खाप पंचायत क्या होता है? सर खाप पंचायत ग्राम के बुजुर्गों और ग्राम के जाने माने लोगों का होता है, समूह होता है जो स्थानीय लेवल पे डिसीजन लेते हैं। और खाप पंचायत काफ़ी इसलिए चर्चाओं में रहता है कि जनरली जो इंटरकास्ट मैरिज और कुछ लोअर कास्ट के प्रति जो काफ़ी कठोर और अनजस्ट डिसीजन के लिए आजकल चर्चाओं में, बुरे कारणों के कारण आजकल चर्चा में है, और इनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है। अच्छा, ये प्रशासन में ईमानदारी को बरतने के लिए केंद्र सरकार ने एक पद भी क्रिएट किया, एक कानून लाया, क्या लाया है बता सकते हैं? सर लोकपाल विधेयक, लोकपाल बिल लाया गया है। अभी लोकपाल कौन है? प्रथम लोकपाल कौन बनाया गया? सर जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम लोकपाल। तो ये जो लोकपाल जो है वो कैसे भूमिका निभाएंगे प्रशासन पे स्वच्छता बनाने में? सर इनके लोकपाल को जैसे कि क्लास 1 क्लास B गेजेटेड ऑफिसर की डायरेक्ट रिपोर्टिंग जो है, और ये उनके खिलाफ डिसीजन लेने में सक्षम रहेंगे, जैसे IAS IPS इन सब प्रशासनिक ऑल इंडिया लेवल सेंटर क्लास A क्लास B और सारी गेजेटेड जो पोस्ट हैं, तो उनसे संबंधित कंप्लेंट का ये संज्ञान ले सकेंगे और उन पर कार्यवाही करने के लिए ये स्वतंत्र है, और इसके लिए किसी भी राज्य की किसी भी संस्था का उपयोग कर सकते हैं। बिहार में सरकार ने पहले से ही प्रशासन में भ्रष्टाचार न हो इसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। ये जीरो टॉलरेंस की नीति क्या है? सर जीरो टॉलरेंस जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि किसी भी तरह की अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उसको तुरंत संज्ञान में लेके उस पर उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। संपत्ति जो जब्त की जाती है, उस संपत्ति के जब्त होने के बाद सरकार ने क्या नियम बनाए? सॉरी सर, नहीं मालूम। कोई बात। सिविल सेवा में आज केंद्र सरकार जो है, आप देखेंगे सिविल सेवाओं में निजी
क्षेत्रों के जो कुछ विशिष्ट लोग हैं जो विशेष योग्यता रखते हैं, उनकी उन्होंने सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी। जी ये आप कहाँ उचित मानते हैं कि नहीं मानते? सर, मैं इसको उचित मानता हूँ, क्योंकि सर हम पास्ट में भी देखते हैं कि सर डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर रघुराम राजन, ये लोग जो ये सिविल सेवा के लोग नहीं हैं, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते हैं और इनके जो विशेष एक्सपर्टीज है तो उसका लाभ हम आज भी देख रहे हैं कि देश को मिलता है। तो जो इस तरह के एक्सपर्ट लोग हैं जो अपने फील्ड में काफ़ी, जैसे श्री नंदन लिंकेमणि है तो उनका UIDI पे, तो ऐसे लोग को प्रशासनिक सेवा में लाने पे इसका जो डाइवर्सिटी है, एक्सपर्टीज है, एफिशिएंसी है, इसमें काफ़ी सुधार होता है और जो एक इनकी जो कार्य क्षमता है वो काफ़ी एक ऊंचे दर्जे पे पहुंचती है। तो मैं समझता हूं कि इनका इंक्लूजन एक बढ़िया पॉजिटिव स्टेज है और इससे हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी सीख सकते हैं। ये जो पार्ट टाइम के लिए आते हैं 3 साल 4 साल, तो ये अपने एक्सपर्टीज का, अपने एक्सपीरियंस का जो उस डिपार्टमेंट में जो ज्ञान देंगे, जिससे बाकी सारे ब्यूरोक्रेट्स भी लाभान्वित होंगे। ये काफ़ी अच्छा कदम है। मिशन कर्मयोगी क्या है? सॉरी सर, इसको उतने अच्छे से मैं देखा नहीं। ये प्रशासनिक सेवा में सुधार के लिए सरकार के द्वारा लाया गया कदम है। अच्छा, ये आपने पढ़ा भी होगा पंचायती राज के तहत पेशा कानून, पेशा एक्ट। जी सर। ये पेशा एक्ट क्या है? जी सर, जैसे कि पेशा एक्ट 1996 का जिक्र आता है, तो जैसे हमारे देश में कुछ राज्य हैं, ट्राइबल्स एरिया है, जहाँ पे पंचायत का विस्तार नहीं हो पाया, तो उन एरियाओं में ही पंचायत का थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ विस्तार के लिए गवर्नमेंट ने पेशा एक्ट की पेशकश की है, जिसमें नागालैंड, मणिपुर, मेघालय इत्यादि का उल्लेख मिलता है। अभी एक राज्य ने अपने को 6ठी अनुसूची में दर्ज करने की मांग की है, प्रस्ताव विधेयक पारित करके भेज दिया है संसद में। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये राज्य कौन है और क्यों ऐसा किया उन्होंने? सॉरी सर, राज्य का नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन मैं क्यों किया होगा इसका गेस अगर आप अनुमति दे तो। बताइए। सर, 6ठी अनुसूची में कुछ राज्यों को कुछ रिलीफ मिलते हैं, विशेषाधिकार मिलते हैं, ट्राइबल एरिया के रूल रेगुलेशन से रिलेटेड, डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का व्यवस्था है, उनके जो खनिज है, जंगल है, फॉरेस्ट है, इन इत्यादि पे उनका अधिकार बढ़ जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की थोड़ी जो गतिविधियाँ है वो थोड़ी रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इसीलिए उन्होंने मांग किया, उस राज्य ने मांग किया होगा, तो इसको 6ठी अनुसूची में डाल दिया। बाढ़ और सूखा, इन दोनों पर नियंत्रण के लिए अभी हमारे मुख्यमंत्री ने एक नई योजना शुरू की, नाम बता सकते हो कौन सी? सॉरी सर, नहीं मालूम। अच्छा, मैं नाम बताता हूँ, गंगा उद्दह योजना। क्या है ये? गंगा उद्दह योजना। यस सर, थैंक यू सर। नाम क्या है ये योजना क्या है, बता सकते हैं? सॉरी सर, इसके बारे में थोड़ा भी आइडिया नहीं है, इसलिए मैं जल जीवन हरियाली, ये योजना प्रतिदिन आ रही है अखबारों में। क्या है जी ये? सर। ये योजना है क्या? जी सर, ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित योजना है। तो इसके अंतर्गत 3 चीजें हैं। जल जीवन हरियाली, मतलब जल से जीवन और हरियाली को बढ़ावा देना, हर खेत को पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये सब इसके कुछ विशेष वो है कि जैसे कि हम सिंचाई का उचित व्यवस्था करें, हर ड्रॉप से अच्छी मात्रा में, मतलब फुलेस्ट एफिशिएंसी तक उसका यूज करें, कोई भी ड्रॉप बर्बाद ना होने पाए, और उसका उपयोग करें, जैसे कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जिससे मतलब कम सिंचाई में हम ज़्यादा उपार्जन करें। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो सिंचाई में भी काफ़ी पानी वेस्ट हो जाते हैं, जैसे खेतों में ले जाते वक्त, इन सब चीज़ों को बचाना, जैसे स्प्रिंकलर टेक्निक, ड्रिप इरिगेशन इत्यादि को बढ़ावा देना और लोगों को जल। इसमें एक एस्पेक्ट आपने छोड़ा, मैं बता रहा हूँ, जल स्तर जो भू स्तर है, गर्भ स्तर, वो नीचे जा रहा है, उसको ऊपर लाने के लिए भी इस योजना में काम किए जा रहे हैं। बता सकते हैं उसके संबंध में? सर क्लियर नहीं है, लेकिन मैं गेस कर सकता हूँ कि क्या किया जा रहा होगा इसके लिए। बताइए। सर एक तो वर्षा के जल को संचित करना, जिसके कारण अगर इनको हम संचित करेंगे तो ये परकोलेट होगी। कैसे किया जाए इसको? क्या किया जा रहा है इसमें?
सर इसके लिए रूफ टॉप पे स्ट्रक्चर बना के उसको पानी को ले जाके जैसे सर क्लियर नहीं है। अच्छा, अभी जो लॉकडाउन के पीरियड में हमारे जो जितने प्रवासी श्रमिक थे वापस जब आए, तो किस योजना में के तहत क्या काम करवाया गया उन लोगों से? सर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट के अंतर्गत उनको काम दिया गया। रूरल क्षेत्र में जो जैसे रोड बनवाना, तालाब खोदना इत्यादि कामों में उनको इंगेज किया गया। आपने अभी कहा तालाब खोदना, ये ही तालाब खोदे गए हैं जल संरक्षण के लिए इस पीरियड में। यस सर, ठीक है, ओके। अच्छा, ये मनरेगा का नाम आपने लिया, ये मनरेगा किसके काल में शुरू की गई थी? उसमें कौन थे कृषि मंत्री? सॉरी सर, कृषि मंत्री का नाम नहीं मालूम। अच्छा, कब शुरू हुई थी पता है मनरेगा? सर एग्जैक्ट सन भी नहीं मालूम है, लेकिन मैं गेस कर सकता हूँ सर, 2005 में शायद शुरू की गई थी। अच्छा, ये बताइए, ये मनरेगा मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? सॉरी सर, नाम नहीं मालूम। अच्छा, 2 दिन पहले एक राजनेता की मृत्यु हुई, बिहार के राजनेता की, उनके बता सकते हैं कौन? जी सर, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री रघुवंश प्रसाद सिंह की डेथ हुई है। अच्छा, तो वो कौन मंत्री थे? सर सॉरी सर, नहीं जानकारी नहीं। ग्रामीण विकास में ही थे वो, वही मंत्री थे जी। और उन्होंने ही मनरेगा की शुरुआत की है। मनरेगा मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं वो। थैंक यू सर। ठीक है, पेपर पढ़ते हैं? जी सर, पेपर पढ़ते हैं थोड़ा सा सर। कौन सा पेपर पढ़ते हैं? अगर इंडियन एक्सप्रेस सर। इंडियन एक्सप्रेस के संपादक कौन है? सॉरी सर, ये ध्यान नहीं दिया। आर्टिकल डेली पढ़ते होंगे इंडियन एक्सप्रेस में, तो आर्टिकल में नहीं लिखा जी है? सर। अच्छा, चलिए बताइए, कल के पेपर में आपने क्या क्या खबर पढ़ी थी? सर कल के पेपर में सबसे पहले जो चाइना इंडिया के जो टॉप क्लास के लीडर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, इन सब का जासूसी कर रहा है, वो छाया हुआ था। दूसरा और सब ये कोरोना के जो डेटा है वो दिया गया था। टॉप 5 स्टेट्स के नाम दिए गए थे और सरकार के कुछ गतिविधियां हैं उसको दिया गया था। फिर ये जो यूपी में संविदा पे जो नियम बने हैं उसके बारे में दिया गया था कि जैसे सरकार सरकारी सेवाओं में ये सुनिश्चित करने जा रही है कि पहला 5 साल संविदा के होंगे, उसमें आपकी मूल्यांकन किया जाएगा और संतोषजनक कार्यशैली होने पे ही आपको परमानेंट किया जाएगा। तो यही सब चीजें एक तरफ हम लोग चीन के बारे में ये खबर पढ़ते हैं कि चीन जासूसी कर रहा है, और इसके साथ साथ ये भी खबरें पढ़ते हैं कि चीन के जो सामान है उस पर प्रतिबंध लगाए गए। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि इन दिनों चीन से जो आयात किए जाते हैं, हमारे सामान जो आयात किए जाते हैं चीन के द्वारा, उसकी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। यानी चीन ने इन दिनों भारत से बहुत सामान मंगाए हैं। आर्थिक रूप से आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? सर जैसे कि हम अगर डेटा को एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि हमारा जो 14% हमारे इंपोर्ट का 14% हिस्सा चाइना से आता है, और हम जो चाइना जो इंपोर्ट करता है तो उसका हम 0.03% ही बनाते हैं। इंडिया से जो चाइना का इंपोर्ट का कुल पार्ट है तो 0.3% है, और हमारा जो इंपोर्ट का हिस्सा है तो 14% चाइना से है। तो इससे तो इस शॉर्ट टर्म में तो इंडिया को ही सर मैं समझता हूँ कि इन तमाम पॉलिसी से गेन है, क्योंकि इसके लिए हमने कोई बैकग्राउंड में प्रिपरेशन नहीं किया है। ये तो सर रिएक्शनरी एक्शन है। अच्छा, जो युद्ध के समय में चीन के शी जिनपिंग जो भारत यात्रा किए थे जी, वो जब आए तो उन्होंने बायलैटरल जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है उसके पर कहा कि चीन जो है भारत से ज़्यादा मात्रा में आयात करेगा जी, और वो आपको आयात करने के उद्देश्य से आए, निर्यात करने के उद्देश्य से नहीं। उनकी स्ट्रैटेजी क्या है? सर देखिए, उस समय जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो फॉरेन डेफिसिट, जो ट्रेड डेफिसिट है हमारे चाइना के साथ, वन ऑफ द लार्जेस्ट है,
तो ये चीज़ें मीडिया के द्वारा समय समय पे इसको लाइट में लाया जाता है। तो चाइना समझता है, वहाँ के शी जिनपिंग भी समझते हैं कि अगर ये डेटा होगा तो इस पर कुछ काम करना होगा। वो अपना आयात तो बढ़ाएंगे, उसी प्रोपोर्शन में उनका एक्सपोर्ट बढ़ जाए, क्योंकि कनेक्शन बढ़ने पे, दो देशों पे कनेक्शन बढ़ने पे एक्सपोर्ट तो हम भारी मात्रा में करते हैं, वो वहाँ से वो एक्सपोर्ट करते हैं। हम तो बहुत चीन से सामान लेते हैं। हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड देखिए तो बहुत निगेटिव ही है हम लोग के चीन के साथ में। जी जी। भारत और जैसे कि नहीं, अब आप मुझे चीन और अमेरिका के ट्रेड वार को समझा सकते हैं? सर चीन का हर मतलब, हेलो, हाँ सर अमेरिका के साथ भी चाइना के ट्रेड वार में यही है कि वहाँ भी चाइना ट्रेड सरप्लस में है और अमेरिका ट्रेड डेफिसिट में है। तो यहाँ की जो स्टील प्रोडक्शन में सर चाइना काफ़ी आगे है, दुनिया में सबसे ज़्यादा अग्रणी है और 50% के आसपास वर्ल्ड का स्टील प्रोडक्शन चाइना में होता है। तो ये सब चीज़ें ये इन सब कंट्री, इंडिया, यूएसए में डंप करता है, जिसके कारण वहाँ की जो जो इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, काफ़ी वो घाटे में चली आती है, जिसके कारण इसके रिटेलिएट करने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी अपनाई और जिसको बदले में उसके रिएक्शन के फलस्वरूप चाइना ने भी कुछ ट्रेड रेस्ट्रिक्शन अमेरिका पे ये लगा दिए, जिसके कारण वही ट्रेड वार की शुरुआत है। देखिए, अब मैं समाप्त कर रहा हूँ आपका इंटरव्यू, ठीक है? ओके, थैंक यू। और मैं इस पे आता हूँ। मैं आपका उत्तर मैं इसलिए ले जा रहा था आपको उधर चाइना की तरफ, इसमें आपका उत्तर जो है उसी में छुपा है। देखिए, चीन और अमेरिका के बीच में जब ट्रेड वॉर शुरू हुआ तो अमेरिका ने जब चीन के ऊपर में 73,000 अरब डॉलर का प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है जी, इतनी मात्रा में, उतनी ही मात्रा में चीन ने भी लगा दिया अमेरिकी आयात पर। तो जब बाइलैटरल में उतना आयात निर्यात होगा तभी आप प्रतिबंध लगा सकते हैं। जी सर। आज चीन जो है, चीन के हम व्यापार पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और चीन उतना कुछ नहीं कर पा रहा है आर्थिक प्रतिबंध। उसका कारण यही है कि हम लोगों ने चीन के से आयात हम लोग कम करते हैं। तो अगर वो लगा भी देगा तो हमारी इकोनॉमी पर बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए वो चीन ज्यादा आयात करने की कोशिश कर रहा है ताकि आपकी भी निर्भरता जो है उस पर बढ़े। जब निर्भरता बढ़ेगी तब आप पर भी प्रतिबंध लगाएगा इक्वली। आज जो इक्वली लगाया उसने अमेरिका के साथ, तो इससे बैलेंस हो गया। जी सर। तो यहाँ पे वो स्थिति नहीं है और चीन यही चाहता है, ठीक है? यहाँ पर वो आपको, आपकी इकोनॉमी को समृद्ध करे ये चाहता नहीं है। आपकी इकोनॉमी को जब मुझे डैमेज करना होगा तो मैं कैसे करूँगा? जी सर, ये फ्यूचर प्लानिंग है, फ्यूचर प्लान है।